के कवित्त कलाइडोस्कोप एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पिछले हफ्ते ही शरद पूर्णिमा का त्योहार सभी ने मनाया। इस शरद पूर्णिमा के अवसर पर मैं एक आचार्य सुखदेव महाराज जी का कवित्त पठन करना चाहूंगी, जो शरद पूर्णिमा के पूरे माहौल का वर्णन करता है। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन ता ता धिन धिन धा षोडश कला विराजत छवि छाजत पूर्ण चंद्र शरद रत्न उजियारी अति प्यारी निरखी जोग जुगत जागरण जगमग जनहित बजाए मुरली अखंड मंडल महारास मंडप मधुरी तद दिखो दिखो श्रीनीत श्रीनीत ताथैया आथैया तक 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 दिग 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 बाजत दीन मृदंग डफ मुरचक मुरली मधुर धुन कर ताल धुन धुबी बाजत धिगधि ताम तिगदा दिग दिखे ताम तिगदा दिग दिखे तिगदा दिग दिखे वंशी वट पे जमुना तट पे तिगदा दिग दिखे वंशी वट पे जमुना तट पे तिगदा दिग दिखे वंशी वट पे जमुना तट पे। इस सुंदर कवित्त के बाद हम मिलते हैं आज के हमारे कलाकार और गुरु नीलिमाताई आध्य जी से। इनका हम परिचय करते हैं। Groomed by Guru Rohini Tai Bhate, the doyen of Kathak dance, Nilimatai represents the lineage Guru Rohini ji has formed over the years in terms of style, thought and repertoire. Along with performing, choreographing and teaching, she is also an academic by training with master's degree in diverse fields, Kathak, mathematics and acupressure. Nilimatai gives lecture demonstrations and conduct workshops at length in India and Europe. Nilimatai is the director of Nritya Bharati Kathak Dance Academy, Pune, founded by Guru Rohini ji over 74 years ago. Along with being a senior faculty member, she has also been running her own institute, Prakruti Kathak Nrityalaya, for 25 years. Nilimatai has performed repeatedly in Europe and at numerous prestigious dance festivals in India. She has trained a number of students from India as well as abroad. Under her guidance, one of her disciples has acquired the Sangeetacharya degree awarded by Gandharva Mahavidyalaya. She has been a faculty member and an examiner at Lalit Kala Kendra, University of Pune, where she has submitted her master's thesis on choreography and Kathak. Nilimatai's choreographic work includes various pure and expressive traditional dance numbers and thematic compositions. Nilimatai, with her research on Guru Rohini ji's work, has conceived, scripted and directed a film, Lehja, as a production of Nritya Bharati. This uniquely structured 120-minute documentary is a primary source of studies on Guru Rohini ji. She has also created an audio disc, Nupur Dhun Pyari, for selected musical compositions of Rohini ji. She has also been instrumental in the transformation of Guru Rohini ji Bhate's collection of essays, Lehja, which is in Marathi, to Hindi. नीलिमाताई जी का ये परिचय जान के आपको पता ही चला होगा कि आज हम एक नहीं बल्कि दो गुरुओं के कवित्त के बारे में विचार जानेंगे। एक तो खुद नीलिमाताई और दूसरी है गुरु पंडिता रोहिणी भाटी जी। तो आइए मिलते हैं आज के हमारे गुरु नीलिमाताई आध्य जी से। नमस्कार नीलिमाताई, आज के कवित्त कलाइडोस्कोप एपिसोड में आपका स्वागत है। आपका परिचय तो हम सब ने जाना। आपके गुरु स्वयं पंडिता रोहिणी भाटे, इनको नमन करके मैं प्रश्न को शुरुआत कर रही हूँ। जैसे कि आपको पता है, विषय तो कवित्त ही है, तो आपको कवित्त किस तरह से समझा है या हमको उसका कैसे विवरण देंगे? सबसे पहले तो मैं अपनी गुरु रोहिणी जी को नमन करती हूँ। श्री श्री रविशंकर जी को मन से नमन करती हूँ। तुम्हें भी, दर्शकों को भी मेरा अभिवादन और इस श्रृंखला में मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कवित्त के बारे में अगर हम आज का उसका स्वरूप देखते हैं तो इतना कहना शायद काफी है कि एक लय
बद्ध, तालबद्ध कविता हो, उसे कवित कहना चाहिए, जो आज हम प्रस्तुत करते हैं। इसमें कविता के बोल होते हैं, वर्णनात्मक बोल होते हैं, काव्य होता है, और या तो पखावज के बोल या फिर नटवरी बोल इसमें लगते हैं, और परमेलु के बोल भी इसमें होते हैं। तो जहाँ भी उपयुक्त हो, यहाँ वाद्यों के बोल आते हैं, उससे जो वर्णन होता है वो निखर आता है, और कितने सारे परन के बोल या नटवरी बोलों के सहाय से इसका सारा रूप निखर आता है। और इसमें बहुत छोटे से छोटे, बहुत सुंदर, संक्षिप्त में कहने वाले भी कवित होते हैं, और लमछड़ कवित जो बहुत लंबे होते हैं। इसमें एकाध प्रसंग, कथा या वर्णन, ऋतु का वर्णन ऐसा हो सकता है। सो इसका स्कोप बहुत वैसे बड़ा होता है। हम जब कोई कॉन्सेप्ट देखते हैं तो उसका संक्षेप में इतिहास जानना जरूरी है कि ये रूप ऐसे क्यों और कैसे बना। इससे हमें पता चलता है कि हमें ठीक से क्या करना चाहिए। तो हिंदी साहित्य में जो 4 छंद हैं या थे पहले से, उसमें से ये एक छंद का नाम ही कवित है। और फिर रीतिकालीन स्टेज से आगे बाकी कविताएं भी, क्योंकि ये छंद बहुत लोकप्रिय हो गया था, बाकी सारी कविताएं भी कवित कहलाने लगी। कई सारे पखावज वादकों ने और कथक नर्तकों ने इतने सारे कवित आगे चलकर रचे हैं कि एक बहुत समृद्ध परंपरा कथक के कवितों की निर्माण हो गई। और कथक का ये बहुत खास पहलू है, क्योंकि एक तो बाकी शैलियों में इस तरह का पहलू नहीं है, और क्योंकि इतना समृद्ध हो गया है, अवश्य इसे सीखना चाहिए, रचनाएं करनी चाहिए, प्रस्तुत करना चाहिए। आप जब ताल प्रस्तुत करते हैं तो इसकी अलग अलग जगह हो सकती है, विलंबित, लय में, मध्य, द्रुत, जिस तरह का कवित है उस पर निर्भर करता है। जरूर विचार करना चाहिए और इस पर नर्तन करना चाहिए। सच में जो आपने बताया कि हर एक कविता का अपना भाव होता है, अपनी एक लय होती है, तो उस हिसाब से ही हमको उसका स्थान जान के प्रस्तुतिकरण की आवश्यकता है। ये सच में मतलब जब प्रस्तुतिकरण हम करते हैं तो सोच विचार के से करने के इसमें एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि कंपेयर टू द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ अभिनय, लाइक ठुमरी लीजिए, दोहा, पद, ऐसा लगता है कि शायद कवित की अहमियत कम है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कवित सीखना और करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर कहें कि मेरा सबसे पहला सीखा हुआ कवित था गिरिधर ब्रिजधर, जब मैं 2-3 साल सीख चुकी थी और 10 साल की थी, तो उस वक्त अगर शायद ये सीखने के लिए लगता है कि ये उस लेवल पे आसान है, लेकिन अगर ये जो सारे शब्द हैं ये विशेषण होते हैं, तो गिरिधर, कृष्ण का वर्णन है गिरि को धारण करने वाला, वृंदावन का मुख्य या शस्त्र धारण करने वाला। तो ये जो है, तो अगर मैं गिरिधर ब्रिजधर एक के बाद एक करती जाऊं शब्द पे आधारित, तो ये काफी नहीं होगा। जब मैं अब इस स्टेज पे सिखाऊं या करूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि गिरिधर जो है वो गिरि धारण करने वाला, उसकी इमेज हर वक्त बननी चाहिए। या फिर ब्रिजधर धर, फिर मुरली अधर धर, ये जो है कि पहले 2 हैं, उससे ये कॉन्ट्रास्ट है। इसमें जो विशेषण है वो सारे वीर रस वाले नहीं है, उसमें सौंदर्य निर्मिति होती है, वो जगह ढूंढनी चाहिए। तो मुझे तो लगता है कि बहुत सारा रिहर्स करके इसे परफॉर्म करना पड़ता है। जरूर आएंगे दीदी आपसे कुछ विशेष टिप्पणी लेने के लिए। मैं थोड़ा आगे बढ़ती हूँ कि आपकी जो गुरु है पंडिता रोहिणी भाटे, उनके इस कथा कविता के बारे में विचार हम जानना चाहेंगे। उनका तो बहुत ही जरूर वैचारिक परंपरा ही है उनके, मैं बोल सकती हूँ। तो इस बारे में उनके विचार हम जरूर जानना चाहेंगे। ऐसा है कि गुरु रोहिणी जी ने कथक के हर पहलू को सजाया है अपनी रचनाओं द्वारा। उनकी रचना तो में अपार है, मतलब उस पर काम करना भी मुश्किल होता है। तो ऐसा है कि कभी भी उन्होंने बहुत सारे रचे हैं।
हमें सिखा है। सारी ही विधाएं भी है, जैसे कि वंदना, ठुमरी, गीत, पद, एवरीथिंग। बट कवित में भी उन्होंने बहुत सारा काम किया है। और वैसे तो खुद को प्राकृतिक ढंग से मैं साहित्य प्रेमी रही हूँ ऐसे कहलाती थी, लेकिन वो वे बहुत बड़ी साहित्यकार थी जिन्होंने हर तरह का मतलब कथक के लिए योगदान दिया है साहित्य में से। और उनका एक एक्यूट सेंस ऑफ एस्थेटिक था, सौंदर्य दृष्टि थी जो हर चीज से दिखाई देती थी। तो उन्होंने काव्य लिखा भी, अगर बाकी रचनाएं हैं तो संगीत भी दिया और उस पर नृत्य रचना भी की। तीनों तरह की रचनाएं उनकी बनी है, पूरी कंप्लीट रचनाएं। मुझे ऐसा लगता है कवित के बारे में एक जगह उन्होंने जो कहा है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। कवित में ऐसे होना चाहिए कि संबंधित शब्दोच्चारण के साथ आंगिकों द्वारा दर्शाते हुए उस समय मन में उस शब्द के इर्द गिर्द के अर्थ संदर्भ संक्षिप्त ही सही आंखों में तैरने आवश्यक होते हैं। यहाँ कविता नृत्य के परिणामता को सात्विक अभिनय का सुस्पष्ट आधार प्राप्त होता है। अगर वो विषय आपके मन में सही ढंग से है, और जैसे मैंने अभी बताया कि गिरिधर करके हो नहीं गया, गिरि दिखाया। गिरि को धारण करने वाला तो क्या उस समय जो ये तो वीर रस की एक कहानी है, जो काम पूरा करके किस तरह से वो खड़े हो जाएंगे इतने से समय में। लेकिन ये विचार अपने मन में होना चाहिए कि क्या घटना हुई थी जिसकी वजह से उसे गिरिधर कहते हैं। तो ये अगर आंखों में आपके आ जाए तो उसकी पूर्ति होती है। ऐसा नहीं कि मैकेनिकली आप, क्योंकि उसमें गति है, आपको उस गति के साथ चलना होता है, तो फिर लेकिन ये आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। तो वैसे तो अभिनय के लिए उन्होंने ऐसा कहा था कि आप ऐसे शब्द चुने, ऐसा काव्य चुने बाकी अभिनय के लिए कि जिसमें शब्द कम हो और नर्तक को अपनी बात रखते हैं अपने माध्यम से कहने के लिए अवसर प्राप्त हो। शब्द ही सब सारा कहे जाए ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना माध्यम अपनी शरीर भाषा का है, तो पंक्तियों से ऊपर उठकर नर्तक अपनी तरफ से पूरी तरह से डांस में से एक्सप्रेस करे। ये क्लियर गाइडलाइंस उन्होंने दिए थे। लेकिन आप कवित देखें तो ये तो शब्दाधारित है, तो यहाँ उनका दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। और आप देख, जैसे मैंने कहा कि एक 4 लाइन के कवित से लेके बहुत लंबा लमछड़ कवित कई उन्होंने लिखे हैं। और उनका काव्य विलास बहुत सुंदर है। उनकी जो लहजा पुस्तक आई है हिंदी में, उसमें एक पूरा विभाग है कथकानुकूल काव्य विलास। तो इसमें उनके कई सारे कवित दिए हुए हैं जो अलग अलग तालों में रचे हैं, अलग अलग विषय पर हैं, और उनका अलग अलग टेक्सचर भी है, मतलब आकृतिबंध अलग अलग बनते हैं। तो इनको जरूर देखना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने काम किया है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आगे जाने से पहले हम गुरु रोहिणी जी का दर्शन कर लेते हैं और उनका एक कवित देख लेते हैं जो बहुत वाइडली नोन है, नदी के तट दिट कदम अद्रुमतल। और आप ये जब देखेंगे तो पता चलेगा कि क्या उनके शरीर में लय है, लालित्य है, भाव है और उसका प्रोजेक्शन है। तो और ये लास्य अंग किया हुआ कवित है, जरूर देखिए।
सबको तो पता ही है, उनको दो गुरु थे, गुरु लच्छू महाराज जी और गुरु मोहन राव कल्याणपुरकर जी। तो दोनों की तरफ से उनके पास संचित आया था। उन्होंने हमें सिखाते हुए जैसे कि लखनऊ घराने से पंडित लच्छू महाराज जी का लमछड़ कवि दक्ष यज्ञ सिखाया था, और गुरु पंडित मोहन राव कल्याणपुरकर जी से जयपुर घराने की पंडित नारायण प्रसाद जी की रचना जटा जूट मद गंग खिलक, ये भी सिखाई थी। बनारस घराने के महान रचनाकार पंडित सुखदेव महाराज जी की ओम डिमिकी डिमी डमरू बाजे, या फिर दुर्ग दुर्गति नाशनी दल, ये भी सिखाया था। और जो पंडित सुंदरलाल गंगानी जी की मैं जाती थी मधुर धुन चाली री गुमान, इस इतने सुंदर शब्द रचना है। और इन्हीं से भी हमें पता चलता है कि कविता का स्कोप कितना बड़ा होता है, विषय बहुत अलग अलग होते हैं। तो ये हमें सारा सीखने को मिला, और उस पर उनकी अपनी रचनाएं भी, इतने भरपूर संस्कार उन्होंने हमें दिए हैं कि एक नजर दे दी उन्होंने हमें। तो इसमें से एक जो है कविता जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, छोटा सा है। हाट घाट नित तक बांट, ये छेड़ करत सखी झक झोरी, ठाठ अजब बड़ा मोह पे गजब, मन मोर करे ऐसी चित चोरी, मैं मटकी दध की पटकी, अटकत पग में छिटकी साड़ी, आंचल ओढ़ी मग ठाड़ी में जोड़ी कर और चुप से खड़ी। किती सुंदर, किती त्याच्यामध्ये लालित्य आहे। उसमें हर चीज बहुत बारीकी से सोची गई है, और आपको ये अचीव करने में वो उस पर काम करना पड़ता है कि वही चीज ठीक से प्रोजेक्ट हो जाए। सच में जो उसमें डेलिकेसी है वो इतनी सुंदर तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन की है, आंखों के भाव और छोटी सी चीजों को डिटेल बताना। आई थिंक रोहिणी जी का ही ये विचार है। और जैसे कि आपने बोला कि छोटे से आयाम, कविता का आयाम तो छोटा है, बड़ा है, लेकिन उसमें संक्षेप है, काफी संक्षेप है। तो इसमें हम तो छोटेपन में सिखाते हैं कविता, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि इसका चैलेंज, ये ज्यादा चैलेंजिंग है, ज्यादा उसको दिखाना, उसके पीछे के सारे भाव दिखाना, उसमें सिर्फ शब्दबद्धता है। इसके बहुत सही ऐसे करके हम कर सकते हैं कि उठा रहे हैं, वो फिगरेटिव सिखाते हैं, लेकिन उसमें के अंदर जो भाव छिपा है वो जब तक कुछ क्या साल की मैच्योरिटी आनी जरूरी है, तो ही शायद ये आसान नहीं बोलूंगी, प्रेजेंटेबल हम कर सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल।